हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग मैथ पेडागॉजी में जो हमारा चैप्टर है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 और वैन हिले के सिद्धांत और सममिति के बारे में, सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्या हैंड रिटन नोट्स हैं एक प्रकार के, जैसे कि किताबों वगैरह में क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें दी और रहती हैं। तो उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बस आप लोगों के लिए यहाँ पे लाए गए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बताया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पाठचर्या या करिकुलम या दस्तावेज है, जिसे प्रोफेसर यशपाल की कमेटी की सिफारिश पर 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना, लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब बिना बोझ की शिक्षा, दैनिक जीवन से जोड़ना और करके सीखना, शिक्षा में एक्टिविटी शामिल करना, उसके बाद एग्ज़ाम के बोझ को दूर करना और लचीला बनाना, मातृभाषा को बढ़ावा देना आदि शामिल है। फिर से यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एनसीएफ 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष थे इस समिति के कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा में सुधार करना, लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब बिना बोझ की शिक्षा दी जाए, इसमें से शिक्षा को दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, बच्चे के करके सीखने पर जोर दिया जाए, इसमें से एक्टिविटी को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए, एक्टिविटी करवाई जाए बच्चे से, और एग्ज़ाम का बोझ और उसका डर जो है दूर किया जाए। केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए, जिससे क्या जो बच्चा होता है सोचने समझने की शक्ति में क्या हो सके, अग्रसर हो सके। उसके बाद मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए और ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चा जो होता है उन चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है, जल्दी स्वीकार करता है, क्योंकि वो क्या होती है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। उसके बाद बात की जाए एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र था वो था शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। अब यहाँ पे बताया गया है एनसीएफ 2005 के बारे में, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भारतीय शिक्षा पद्धति में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा नवीनतम दस्तावेज कौन सा है भारतीय शिक्षा पद्धति का, तो वह एनसीएफ 2005 महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन की दिशा को परिभाषित करता है। विशेष रूप से गणित शिक्षा के संदर्भ में एनसीएफ 2005 का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच गणित के प्रति रुचि और समझ बढ़ाना है, न कि केवल याद करने और रट्टा मारने पर जोर देना। तो एनसीएफ जो 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, गणित के प्रति बच्चों की रुचि और समझ को बढ़ाना। और याद करने की बात अगर कहीं भी मिल जाए आपको तो क्वेश्चन हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गणित की शिक्षा में एनसीएफ 2005 की जो प्रमुख सिफारिशें थी कौन कौन सी, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला नंबर यहाँ पे है सीखने का समग्र दृष्टिकोण। एनसीएफ 2005 यह बताता है कि गणित की शिक्षा में विद्यार्थियों को समस्याओं का हल खोजने, अवधारणाओं को समझने और तर्क को जो है विकसित करने की क्षमता के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे क्या क्या कर पाएँ सीखने के समग्र दृष्टिकोण के अनुसार, विद्यार्थियों जो समस्याओं का हल खोज पाएँ, अवधारणाओं को समझ पाएँ और तर्क वितर्क कर पाएँ। उसके बाद बात बताई गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, यह केवल अंक गणित, ज्यामिति और अन्य विषयों की विधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को गणित की मूलभूत और समझ उससे संबंधित जीवन कौशल विकसित करने में प्रेरित करता है। मतलब गणित के माध्यम केवल इतना नहीं कि क्या अंक गणित सीख जाओ, बीज गणित सीख जाओ, क्वेश्चन याद कर लिया, मतलब फार्मूला याद कर लिया, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ज्योमेट्री सॉल्व कर ली, तो इतना केवल इसका जो है उद्देश्य नहीं। इसका उद्देश्य क्या है, जीवन कौशल को विकसित करना, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में जो है गणितीय तर्क का विकास करना, गणितीय चिंतन का विकास करना। उसके बाद दूसरा है संदर्भ आधारित शिक्षा। एनसीएफ 2005 में यह सुझाया गया है कि गणित को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। उदाहरण के लिए रोज़मर्रा की गतिविधियों जैसे कि बाजार में खरीदते समय हिसाब, दूरी मापना के माध्यम से गणित की अवधारणाओं को समझाना, और यह बच्चों को गणित की उपयोगिता को महसूस करने में मदद करता है।
तो यहाँ पे जो अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संदर्भ आधारित गणित शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। जो क्रियाकलाप बच्चे जो प्रतिदिन करते हैं तो उन्हीं क्रियाकलापों से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा है समस्या समाधान का तरीका। यह दस्तावेज यह भी कहता है कि गणित शिक्षा में समस्या समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि उनके विश्लेषणात्मक और तर्क शक्ति कौशल का विकास होता है। उसके बाद जो है मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है गणित का, जो एनसीईएफ 2005 बताता है। अब मनोवैज्ञानिक पहलू यह बताता है गणित की शिक्षा में मानसिकता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। छात्रों को गणित से डरने के बजाय उसे एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण विषय के रूप में देखना चाहिए। एनसीईएफ 2005 जो है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार यह शिक्षा प्रणाली को बच्चों के मनोवैज्ञानिक और विकास के अनुकूल बनाना चाहिए, ताकि वे गणित को आत्मविश्वास के साथ समझ सकें और उसमें रुचि विकसित कर सकें। तो यहाँ पे जो मेन उद्देश्य यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक पहलू का जो मेन उद्देश्य यह है कि बच्चों को, छात्रों को गणित से डरने के बजाय उसे एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण विषय के रूप में देखना चाहिए। मतलब यह क्या किया जाए, रुचि पैदा की जाए बच्चों में, कि बच्चे जो है गणित से डरे नहीं, उनको क्या उसमें से रुचि पैदा हो। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है नए दृष्टिकोण के तहत शिक्षक की भूमिका। एनसीईएफ 2005 में यह भी कहा गया कि गणित के शिक्षक को विद्यार्थियों को गणित के अंतर्निहित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को समझाने के बजाय उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए, जो विद्यार्थियों को सोच और समझ को बढ़ावा दे। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षक को कैसे कार्य करना चाहिए, तो बस शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। शिक्षक को एक मार्गदर्शक या फिर सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, जो विद्यार्थियों के जो गणित के अंतर्निहित सिद्धांत और प्रक्रिया हैं उनको क्या करे, वो खुद से खोज सकें। और बच्चा क्या करे, जहाँ पे अगर उसे परेशानी हो रही है तो टीचर उसे बताए, टीचर उसकी हेल्प करे। उसके बाद बताया गया प्रायोगिक और रचनात्मक शिक्षा। एनसीईएफ 2005 में यह भी सिफारिश की गई है कि गणित के विषय को केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसमें प्रयोगात्मक गतिविधियों, खेलों और रचनात्मक कार्यों को भी शामिल किया जाए, ताकि विद्यार्थी अधिक सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। तो क्या बताया गया कि प्रायोगिक और रचनात्मक शिक्षा के अनुसार केवल इसमें से जो पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि जो प्रयोगात्मक गतिविधियाँ, खेलों के माध्यम से और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से गणित जो है सिखाई जानी चाहिए। तो हमारे जो एनसीईएफ 2005 के उद्देश्य थे वो कंप्लीट हो गए। अब पढ़ते हम लोग ज्यामितीय सोच का जो वाइन हीले मॉडल है। क्या पढ़ते हैं, वाइन हीले सिद्धांत के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ज्यामितीय सोच का वाइन हीले मॉडल के बारे में। 1960 के दशक में डच शिक्षक दीना वाइन हीले गेडोल्फ और पियरे वाइन हीले अपने विद्यार्थियों को ज्यामिति में होने वाली कठिनाइयों के बारे में चिंतित थे, और उन्होंने बच्चों की ज्यामितीय सोच के स्तर को समझने के उद्देश्य से अनुसंधान किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस प्रकार शिक्षा बच्चों की सबसे अच्छी मदद कर सकती है। अब यहाँ पे बात की जाए इनके जो सिद्धांत की, तो एक एक करके हम लोग सभी की विशेषताएं पढ़ते हैं, कितने चरण थी, कौन कौन स्तर की कौन सी विशेषताएं थी। अब यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है इस सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में सोच या समझ के 5 स्तर थे। कितने स्तर थे, 5 स्तर थे। पहला था स्तर 0, जिसको विजुअलाइजेशन या फिर दृश्यीकरण कहते हैं, दृश्यीकरण भी कहते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, विजुअलाइजेशन स्तर पर छात्र आकृतियों के बारे में इस आधार पर सोचते हैं कि वे किस तरह से मिलती जुलती हैं। वे आकृतियों को ऐसे समझने में, ऐसे समूहों में बांटने में सक्षम होते हैं जो किसी तरह से उन्हें एक जैसे लगते हैं। अब देखो यहाँ पे बात की जाए तो दृश्यीकरण स्टेज जो होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, चीज़ों को देखकर समझते हैं, चीज़ों को देखकर समझते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे कि एक बच्चे को समोसा दिखाया जाए, क्या किया जाए, एक समोसा दिखाया जाए तो बच्चा कहेगा क्या है, एक त्रिभुज है, तो एक क्या त्रिभुज के आकार का है। या फिर बिस्किट दिखाया जाए बच्चे को तो क्या कहेगा, ये तो एक आयत है। या फिर रोटी दिखाई जाए तो क्या कहेगा, एक सर्कल है।
तो बच्चा इस स्तर में क्या होता है, चीज़ों को उसके दिखावट के आधार पर चीज़ों को पहचानता है। उसके बाद दूसरा जो स्तर है जिसको स्तर 1 कहेंगे, विश्लेषण कौन सा है, चरण कौन सा, हमारा चरण दूसरा स्तर 1 है, क्योंकि उन्होंने 0 से शुरुआत करी थे। इस स्तर पर छात्र किसी आकृति के सभी गुणों को सूचीबद्ध कर सकते हैं, लेकिन गुणों के बीच कोई संबंध देख नहीं पाते और यह नहीं समझ पाते कि कुछ गुण अन्य गुणों को दर्शाते हैं। तो बात की जाए यहाँ पे, जैसे कि दूसरा वाला जो स्तर 1 होता है हमारा, विश्लेषण जो होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे गुणों के आधार पर चीज़ों को क्या करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं। जैसे कि बात की जाए, जैसे कि एक वर्ग हो गया, एक आयत हो गया, तो क्या है, मतलब ये समझ जाएगा जैसे कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, आयत की आमने सामने भुजाएं समान होती हैं, लेकिन इनमें दोनों में क्या संबंध नहीं स्थापित कर पाएगा। उसके बाद तीसरा है अमूर्तन या फिर अनौपचारिक। अनौपचारिक निगमन स्तर पर छात्र केवल गुणों के बारे में सोचते हैं, बल्कि मतलब न केवल गुणों के बारे में सोचते हैं, बल्कि आकृतियों के भीतर और उनके बीच संबंध को भी नोटिस करने में सक्षम हो जाते हैं। वे सार्थक परिभाषाएं बनाते हैं, वे अपने तर्क को सही ठहराने के लिए सरल तर्क देने में सक्षम होते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वर्ग है, ये एक आयत है, तो क्या इसका भी ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। वर्ग में भी ऐसे होगा, ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो बच्चा क्या ये समझ बना पाता है कि आयत और वर्ग दोनों सेम है, इनमें क्या है, मतलब जो एंगल क्या दोनों में सेम है, तो इस प्रकार मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित कर पाते इसमें से। तो यह होता है अमूर्तन या फिर अनौपचारिक स्तर। उसके बाद जो अगला स्तर है निगमन, या फिर जिसको औपचारिक निगमन कहते हैं। औपचारिक निगमनात्मक स्तर पर छात्र आकृतियों के गुणों के बीच संबंधों के बारे में सोचते हैं और स्वयं सिद्धों, परिभाषाओं, प्रमेयों, उपफलों और अभिधारणाओं के बीच संबंधों को भी समझते हैं। वे समझते हैं कि औपचारिक प्रमाण कैसे दिया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, परिभाषाओं, प्रमेयों और सूत्रों, इन सभी की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं और उन सभी को समझते हैं। और किसकी मदद से, तो एक शिक्षक की मदद से ये सब समझने लगते हैं, प्रमेयों को सिद्ध करने लगते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा स्टेज जो है 4th नंबर, कठोरता। तो कठोर स्तर पर छात्र अमूर्त गणितीय प्रणालियों के संदर्भ में सोच सकते हैं। जैसे कि अमूर्त क्या, जो चीज़ें उनके सामने भी नहीं होती हैं, तो उनके बारे में भी वह क्या करते हैं, सोच सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया सिमेट्री के बारे में। लाइन सिमेट्री, जिसे प्रतिबिंब सिमेट्री भी कहा जाता है, तब होती है जब किसी आकार को एक रेखा द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जा सके। यदि आप उस आकार को इस रेखा के साथ मोड़ते हैं तो 2 भागों में एक पूरी तरह मेल खाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए एक तितली में लाइन सिमेट्री होती है, क्योंकि आप इसके केंद्र पर एक रेखा खींच सकते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे में क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। जैसे कि बताया गया, जैसे कि ये मान लो क्या है, एक क्या है, ये तितली है, ठीक है, एक ये क्या तितली है। अब इसको क्या किया, बीच से फिर डिवाइड कर दिया गया, तो क्या 2 भागों में विभाजित हो गई। तो यही क्या होती है, यही होती है लाइन सिमेट्री। अब बात की जाए, जैसे सिमेट्री कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की सिमेट्री होती है। जैसे कि क्या है, ये कोई आकृति है, तो इसको क्या करते हैं, जैसे एक लंबवत रूप से काट सकते हैं, इसे एक समांतर रूप से काट सकते हैं। तो एक आयत के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। कितनी सममिति होंगी, इसमें से 4 होंगी। तो यही हमें बताना होता है, इसमें से कुछ आकृतियाँ दी गई होती है, उसमें बताना होता है कितनी जो है इसमें से सिमेट्री है। जैसे कि बात की जाए वर्ग की, तो एक वर्ग में 4 सिमेट्रिक रेखाएं होती हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और 2 विकर्ण। जैसे कि वर्ग है, क्या वर्ग है, जैसे कि इसको क्या किया गया, ऐसे काट दिया गया और ऐसे काट दिया गया, तो कितनी हो गई, 4। उसके बाद बात की जाए आयत में, एक आयत में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री रेखा होती है। तो आयत में कितनी होती है, आयत में 2 सिमेट्री रेखाएं होती हैं। उसके बाद बात की जाए समचतुर्भुज में, तो एक समचतुर्भुज में 2 सिमेट्री रेखाएं होती हैं जो इसके विकर्ण होते हैं। उसके बाद समांतर चतुर्भुज में, तो एक समांतर चतुर्भुज में कोई सिमेट्रिक रेखा नहीं होती है। उसके बाद है ट्रेपोजियम। ट्रेपोजियम, एक समान ट्रेपोजियम में सिमेट्रिक रेखा होती है। तो ट्रेपोजियम में कितनी होती है, एक समान ट्रेपोजियम में एक सिमेट्री रेखा होती है। उसके बाद बात की जाए समबाहु त्रिकोण की, तो एक समकोण त्रिकोण में 3 सिमेट्रिक रेखाएं होती हैं
और प्रत्येक शिखर से विपरीत किनारे के मध्य बिंदु तक होती हैं। उसके बाद बात की जाए समद्विबाहु त्रिकोण में। समद्विबाहु त्रिकोण में एक सिमेट्रिक रेखा होती है जो शिखर से आधार के मध्य बिंदु तक होती है। उसके बाद असमान त्रिकोण में कोई सिमेट्री रेखा नहीं होती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। उसके बाद जैसे कि एक पतंग में एक सिमेट्रिक रेखा होती है जो इसकी सबसे लंबी विकर्ण के साथ होती है। उसके बाद वृत्त है, तो वृत्त की कोई भी व्यास एक सिमेट्रिक रेखा के रूप में कार्य करता है और वृत्त में क्या होती है, अनंत जो है रेखाएं होती हैं, अनंत सिमेट्री रेखाएं होती हैं, अनंत। उसके बाद जो ओवल है, अंडाकार है, एक अंडाकार में इसके आकार के आधार पर दो सिमेट्री रेखा हो सकती हैं। तो ये चैप्टर हमारा होगा कंप्लीट।